नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ विशेष जानकारी हमने इसमें 5 वीडियो बनाई हैं डिक्टेशन की, जो एक ही संपादकीय पैसेज पर है। उसमें हमने जो 80 की बनाई है उस पर पहले टारगेट करेंगे, फिर 100 की बनाई है उस पर टारगेट करेंगे, फिर 120 की बनाई है फिर उस पर टारगेट करेंगे, फिर 140 की बनाई है उस पर टारगेट करेंगे, फिर 160 की बनाई है उस पर टारगेट करेंगे। इसी क्रम से अगर आप टारगेट करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और मेरा कहना है कि कम से ज़्यादा की ओर बढ़ें, और जो आपको सब चिन्ह समझ नहीं आते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। 14 नवंबर 1962 को समूची भूमि को वापस लेने का संसद का प्रस्ताव केवल कागजों पर तो नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। हम जब से उनको रोकने टोकने लगे हैं तब से उनकी परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन सैन्य लामबंदी, जिसमें मिसाइल रक्षा प्रणाली तक शामिल है, आदि की तैनाती का क्रम जारी है। उन्होंने सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों से अपने स्तर पर निपटने की खुली छूट दिए जाने की भी घोषणा कर दी। खुली छूट का अर्थ है चीनी सैनिकों से जैसे चाहे निपटे, इसमें हथियार लेकर न जाने की प्रवृत्ति खत्म। ये बहुत बड़ी नीतिगत परिवर्तन है। तीनों सेना के हाईलाइट पर रखा गया है। इस तरह सैन्य स्तर पर युद्ध की अवस्था से पहले की स्थिति कायम कर दी गई है। इससे चीन को सीधा संदेश गया है, किंतु आक्रोश जितना हो, मुकाबला करने के लिए शांति और संतुलन के साथ दूरगामी स्थायी नीति की आवश्यकता है। सैन्य लामबंदी तत्काल आवश्यक इसलिए है ताकि चीन को लगे कि भारत अब जैसे को तैसा सैन्य व्यवहार के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। चीन द्वारा गलवान घाटी पर लगातार अपना दावा करने के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि वहां की स्थिति स्पष्ट है और आपको पीछे जाना ही होगा। हालांकि चीन थोड़ा पीछे हट भी जाए तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। सैन्य मोर्चा के साथ हमें चीन संबंधी अपनी पूरी नीति को नए सिरे से निर्धारित करने की ज़रूरत है। चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत उसके इरादे के खिलाफ जागरूक नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किंतु दूरगामी नीति बनाकर मुखरता से काम नहीं किया गया तो और क्या किया जाए। एक साथ किसी देश के जवान इतनी बड़ी संख्या में हताहत होंगे और वो भी बिना किसी उकसावे और लड़ाई के, तो वहाँ प्रतिशोध की हुंकार उठेगी ही। मूल प्रश्न यही है कि चीन से निपटा कैसे जाए। यह प्रश्न नया नहीं है। वर्ष 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के साथ ही चीन की माओवादी साम्राज्यवादी कम्युनिज्म ने सभी पड़ोसी देशों के लिए समस्याएं पैदा करनी शुरू कर दी थी। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से ये प्रश्न लगातार हम पर हथौड़ों की तरह प्रहार करता रहा है। चीन ने राजीव गांधी के साथ जिस नीति की शुरुआत कि उसका मूल यही था कि सीमा विवाद को अगली पीढ़ी के लिए छोड़कर हमें आपसी सहयोग को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद से शांति विश्वास स्थापना था। सीमा व्यवहार के समझौते होते गए, किंतु चीन ने कभी भारतीय भूमि पर न अपना दावा छोड़ा, न सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की और न भारत को कमज़ोर और दबाव में रखने की नीति बदली। जो असभ्य और बर्बर खूनी जंग इस समय गलवान घाटी में हुआ है वो आज न कल होना ही था। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग स्वयं जीवन भर का घातक बनाने के बाद माओ से निकल जाने की कल्पना में चीन को विश्व पर दबदबा रखने वाली सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनाने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करते हुए सेना से सीमा तक तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारी की बात की है। चीन के विरुद्ध दूरगामी रणनीति बनाने और उस पर आगे बढ़ने के पहले शी चिनफिंग के इस निजी और राजनीतिक लक्ष्यों को गहराई से समझना होगा। हमारा 43,000 वर्ग किमी भूमि पर कब्जा, जैसे हम जम्मू कश्मीर वाले पाकिस्तानी भाग को पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसी तरह अक्साई चीन को चीन अधिकृत लद्दाख कहना शुरू करें। इससे एक अलग भाव पैदा होता है तथा संदेश जाएगा कि भारत इसे वापस लेने की कार्रवाई आज न कल करेगा। चीन की कभी हमारा पड़ोसी नहीं था, हमारा पड़ोसी तिब्बत था। वर्ष 19
1951 में चीन ने उसे हड़प लिया। 1959 में तिब्बती धर्मगुरु था वहाँ के शासक दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। सवाल है कि हमने दलाई लामा और तिब्बतियों को शरण क्यों दी? भारत खुलकर तिब्बत की आज़ादी का समर्थन करे। अमेरिका, यूरोप और एशिया में भी जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश तिब्बत पर चीन की नीति के विरुद्ध है। दलाई लामा को देशों ने उच्चतम पुरस्कार दिए हैं। तिब्बत के पक्ष में संसदों में प्रस्ताव तक पारित हुए हैं, किंतु यह मसला भारत का है और उसे ही मुखर होना होगा। भारत चीन का नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारत तिब्बत सीमा है तो इसका यही नामकरण कर दिया जाए। धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता दी जाए तथा भारत अन्य देशों को भी इसके लिए तैयार करे। दलाई लामा की हैसियत बढ़ाई जाए। बौद्धों के 3 धर्मगुरुओं में से 2 भारत में हैं और हम पता नहीं क्यों इसका लाभ नहीं उठाते। मोदी ने बौद्ध कूटनीति में बौद्ध धर्म मानने वाले देशों से संबंधों को भावनात्मक स्तर पर लाने का जो प्रयास किया वो सही था और उसे विस्तार देने व सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। इसके साथ भारत ताइवान को स्वतंत्र देश की मान्यता दे। साथ ही चीन द्वारा हड़पे गए दक्षिणी मंगोलिया की आज़ादी का समर्थन करे। हांगकांग और मकाऊ के लोगों के संघर्ष में साथ होने का ऐलान किया जाए। ये सब चीन की दुखती नस है। इनके नागरिकों को हम अपने यहाँ आने के लिए वीज़ा का प्रावधान खत्म करें। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन के संदर्भ में समूची विदेश नीति में आमूल परिवर्तन किया जाए। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है और अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा में इसने 23 देशों के साथ सीमा विवाद पैदा कर लिया है। जापान के साथ तो उसका समुद्री सीमा विवाद काफ़ी तीखा हो चुका है। दक्षिणी चीन सागर पर दावों के साथ इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से उसका तनाव है। भारत इन सभी देशों को साथ ले एवं चीन को घेरने के लिए आगे बढ़े। कठोर मुखर और दूरगामी रणनीतियों के साथ भारत आगे बढ़े तो चीन को समुचित जवाब मिलेगा। फुल स्टॉप।